सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रखते हैं अपना। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर, आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर देखते रहिएगा। आगे की बातों को सीखने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो नोट डाउन करते हैं आज की क्लास के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। चलिए, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल। एक विद्युत सेल क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है ना, क्या इसकी वर्किंग है, ये सारी चीजों को हम अभी सीखेंगे इस पार्ट में। बेसिकली अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो विद्युत सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा साधन है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप जानते हैं, आपने विद्युत सेल को काफी जगह देखा होगा। सेल को कहाँ देखा होगा? घड़ी में आपने पीछे लगाया हुआ देखा होगा, है ना, रिमोट में, ठीक है। इसके अलावा रेडियो आदि जो कार्स होती हैं, गेम खेलने वाली जो कार्स होती है ना, टॉय कार्स जो होती है, उन सब के जो रिमोट होते हैं उनमें भी सेल लगा होता है। बेसिकली सेल का काम क्या है? सेल का काम एनर्जी प्रोवाइड कराने का है, किसी सर्किट को ऊर्जा प्रदान कराने का है, एनर्जी प्रदान कराने का है। जब तक परिपथ को एक आवश्यक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती तो परिपथ हमारा काम नहीं करता। वो ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का काम होता है विद्युत सेल के कंधों पर, ठीक है। अब या तो सेल उस काम को कर देगा, सेल नहीं करेगा तो दो सेल मिलकर करेंगे, दो सेल नहीं तो तीन सेल मिलकर करेंगे। सेलों का अगर संयोजन हमने कर दिया तो उसे हम बैटरी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पर सेल के ऊपर बात करनी है। पहले हमारा पूरा फोकस जो सेल के ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद आगे की बातों को हम करेंगे। चलिए, तो विद्युत सेल से रिलेटेड बातों को समझते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने का काम करेगा, परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। मतलब कि परिपथ को चलना है, परिपथ में अगर सपोज एक सर्किट है, सर्किट में अगर बल्ब लगा हुआ है या फिर कुछ भी लगा हुआ है ना, तो अगर उसको काम करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूरत तो चाहिए, है ना, उसको एनर्जी तो चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? विद्युत सेल से मिलेगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका संकेत, इसका सिंबल। जो विद्युत सेल का जो सिंबल होता है, हम लोग इसका जो चिन्ह यूज करते हैं वो कुछ इस प्रकार का होता है। एक लंबा टर्मिनल होता है जो धन टर्मिनल होता है, और एक छोटा टर्मिनल होता है जो कि ऋण टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऐसे इस प्रकार से बनाते हैं हम, और ये हो गया हमारा एक विद्युत सेल का रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें इसके आगे, तो सेकंड बात करें कि इलेक्ट्रिक सेल करता क्या काम है। ये परिपथ को, किसी विद्युत परिपथ को, इलेक्ट्रिक सर्किट को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत सेल किसी विद्युत परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने का काम करता है। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये आवेश को उत्पन्न नहीं करता। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि सेल जो है आवेश निकलते हैं सेल से, है ना, सेल से क्या है? आवेश निकलते हैं। सपोज ये एक परिपथ है, सपोज ये एक परिपथ है, ठीक है। इस परिपथ में यहां पर हम एक स्विच भी लगा देते हैं। एक सिंपल सा विद्युत परिपथ है, एक सरल विद्युत परिपथ है। इस परिपथ में देखो यहाँ पर क्या लगी है? ये बैटरी लगी है। मैंने क्या बताया था? सिंबल किसका रहेगा? सॉरी, सेल का रहेगा। क्या लगा है यहाँ पर? सेल लगा है।
अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, कुंजी को दबाऊंगा, स्विच को ऑन करते साथ ही क्या होगा, परिपथ में एक विद्युत धारा बहेगी, है ना। विद्युत धारा के कारण क्या होगा, ये जो प्रतिरोध होगा हमारा, यहाँ पर सपोज कुछ भी लगा है, प्रतिरोध लगा है या फिर हमारा बल्ब लगा है, ठीक है, कोई भी लोड इसमें लगा है, उसको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी और वो काम करने लगेगा। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने क्या कहा, जो विद्युत धारा आई है वो होती है आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, आवेश अगर प्रवाहित होंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, अगर आवेश प्रवाहित नहीं होंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो जो आवेश है, हमारे दिमाग में कई कई बार ये बात आती है कि ये आवेश जो है ये सेल से निकल के आते हैं। कहाँ से निकल के आते हैं? सेल से निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम इसे ही विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। आवेश क्या है, आवेश सेल द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, आवेश सेल द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, आवेशों को गति करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, जो पुश चाहिए होता है, जो बल चाहिए होता है, वो हमको इलेक्ट्रिक सेल द्वारा मिलता है, विद्युत सेल द्वारा वो बल आवेशों को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि ये आवेश को उत्पन्न नहीं करता। इसके अलावा विद्युत सेल परिपथ में विभवांतर को बनाए रखता है, परिपथ विभवांतर को मेंटेन रखता है, परिपथ को बनाए, विभवांतर को बनाए रखता है, जिस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर आवेश कह लो, परिपथ में गति कर पाते हैं, जिस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश परिपथ में गति कर पाते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर बात करें और अच्छे तरीके से इसको बात करते हैं, काफी सारे पॉइंट्स हम लोग समझेंगे विद्युत सेल के बारे में जो इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत सेल से रिलेटेड आप काफी सारे टॉपिक्स को, काफी सारे टर्म्स को सुनेंगे, उनको हम लोग अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक तो हम ये शब्द सुनते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, एक हम सुनते हैं ईएमएफ, एक हम क्या सुनते हैं, ईएमएफ। ठीक है, वैद्युत वाहक बल। एक हम सुनते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब ये तीनों बातें जो हैं किस तरीके से अलग है ना, क्या क्या इनके बीच में डिफरेंशिएट है, क्या अंतर है इन सब के बीच में, उसको हम अब लोग समझते हैं। चलिए, तो विभवांतर तो हम जानते ही, विभवांतर जो है वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो कार्य है जो कि एक सेल द्वारा, ऊर्जा स्रोत द्वारा आवेश पर किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे मेनली ईएमएफ के बारे में, है ना, क्योंकि विभवांतर को हम लोग क्लास 10th में भी समझ चुके हैं। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन अब करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ईएमएफ जो है, ईएमएफ हमें ये बताता है, एक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक सेल के क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम विभवांतर की बात करें, विभवांतर हमको क्या बताएगा, विभवांतर हमको क्या बताएगा कि विभव में कितना अंतर है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के विभव में कितना अंतर है। सपोज 6 वोल्ट बताता है, तो मतलब कि यहाँ पर जो विभव है और यहाँ पर जो विभव है, उन दोनों का अंतर 6 वोल्ट है। समझ में आ रहा है, विभव में अंतर ये बताएगा। ठीक है, विभवांतर कहेंगे उसे। इसके बाद ईएमएफ, ईएमएफ जो है विभवांतर से किस प्रकार से है, ईएमएफ जो है वो सेल का विभवांतर ही है। ईएमएफ क्या है, देखो ईएमएफ में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ईएमएफ बराबर विभवांतर ही है। पर कब, जब सेल से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही, जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब हम क्या कहेंगे, तब जो सेल का विभवांतर रहेगा, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वही उसका ईएमएफ होगा, वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा।
ठीक है, लिख सकते हैं हम इस बात को हम लोग नोट डाउन करेंगे। सेल का ईएमएफ सेल के विभवांतर के बराबर होता है जबकि सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। सेल का ईएमएफ ही सेल का विभवांतर होता सेल का विभवांतर ही सेल का ईएमएफ होता है जबकि सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम लोग गए घर पे, ठीक है, और हम क्या हुआ, हमारे रिमोट का सेल खत्म हुआ, हम मार्केट से जो है सेल लेकर के आए। तो जो सेल हम लेकर के आए उस पे ऊपर कुछ रीडिंग लिखी होगी, उसका कुछ वोल्टेज लिखा होगा, है ना, 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट, 3 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट, कुछ भी लिखा होगा, है ना। तो उस सेल के ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है बच्चों, वो उसका ईएमएफ है। वो क्या है, ईएमएफ, क्योंकि सेल अभी आपने रिमोट में लगाया तो नहीं है ना, अभी आपने उसको यूज तो नहीं करा है ना। तो जब तक आपने उसको यूज नहीं करा है, जब तक आपने उस पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाई है, तो उसका जो विभवांतर है, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, वही उसका ईएमएफ रहेगा। जैसे ही सेल को हम परिपथ में लगा देंगे, यानी कि उसमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ध्यान से सुनना, जैसे ही हम सेल को परिपथ में लगाया और सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, जैसे ही सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, तब जो सेल का विभवांतर रहेगा, तब जो सेल के सिरों के बीच विभवांतर रहेगा, उसे हम सेल का टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे या फिर टर्मिनल विभव कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो इसी का ही उल्टा हो जाएगा, सेल का टर्मिनल वोल्टेज सेल के विभवांतर के बराबर होता है जबकि सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। बात समझ में आ गई। तो दोनों में बस इतना सा अंतर होता है, बाकी बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बस इसको समझना है, ठीक है, इसको समझना है। जब स्टार्टिंग में सेल को हमने किसी परिपथ में नहीं लगा रखा है, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो ईएमएफ है। अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है हमारा, वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज हिंदी में भी ऐसे लिख लीजिए इसे। सेल का टर्मिनल वोल्टेज सेल के विभवांतर के बराबर होता है, के बराबर होता है, कॉमा, जबकि सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। इतना सा अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन को समझने से पहले हम एक छोटे से टर्म को और समझते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सारा। इसके बाद हम एक और पॉइंट लिखते हैं, एक और डेफिनेशन लिखेंगे, एक और टर्म को समझेंगे।
हेडिंग डालेंगे आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखो बच्चों, जैसे प्रतिरोध को हम डिफाइन करते हैं ना, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि कोई किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध किसका होता है भाई, किसी चालक का होता है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, प्रतिरोध उसका होता है, ठीक है। और चालक का प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, उसकी लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, है ना, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। क्या काम करता है प्रतिरोध, प्रतिरोध हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट डालने का काम करता है, यानी कि इट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, धारा के मार्ग में रुकावट डालने का काम कौन करता है, हमारा प्रतिरोध करता है। ये देखा गया कि जो विद्युत सेल है, विद्युत सेल के अंदर जो पदार्थ भरा होता है वो भी क्या करता है, वो भी सेल के, वो भी क्या है, वो धारा के मार्ग में वो भी रुकावट डालने का काम करता है। एक परिपथ पूर्ण तब माना जाता है जब धारा जिस बिंदु से निकले वापस उसी बिंदु पर आए। इस क्रम में विद्युत धारा को विद्युत सेल से निकल करके वापस विद्युत सेल में जाना होता है ना, विद्युत सेल से होकर भी प्रवाहित होना होता है। तो विद्युत सेल से होकर प्रवाहित होते टाइम विद्युत सेल के अंदर जो उसका पदार्थ भरा हुआ है वो क्या करता है, वो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक है। और क्योंकि ये रुकावट धारा के मार्ग में विद्युत सेल के अंदर के सब्सटेंस द्वारा, अंदर के पदार्थ द्वारा डाली जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो सपोज ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है। अभी सेल जो है आप जानते हैं इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर हमको देखने को मिलता है एक एक इस टाइप का पॉइंट, ये क्या रहता है, सेल का टर्मिनल रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। बेसिकली हमको बात करनी है इसके अंदर भरे हुए पदार्थ की, है ना। तो सेल के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है वो क्या होता है, वैद्युत अपघट्य, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो सेल के अंदर ये पदार्थ भरा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ये क्या है, वैद्युत अपघट्य, जो कि सेल के पदार्थ के अंदर भरा है। अब ये सेल क्या है, ये सेल किसी परिपथ में लगा है, ये सेल क्या, सपोज किसी परिपथ में लगा है। तो इस प्रकार से वायर्स होकर के जा रही है, यहाँ पर स्विच लगा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर सपोज मैंने क्या कर दिया, एक बल्ब को लगा दिया, एक बल्ब को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ, स्विच ऑलरेडी ऑन है, ठीक है, तो क्या होगा, परिपथ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये विद्युत धारा को वापस क्या होना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा, किसके, सेल के अंदर भी जाना पड़ेगा, है ना। तो सेल के अंदर जाते टाइम क्या होगा, अगर ऐसे इस रास्ते से धारा प्रवाहित हो रही है तो वापस इस अंदर इस रास्ते को जो है, इस विद्युत धारा को जो है फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला रास्ता। अब विद्युत धारा है क्या, बेसिकली आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो बेसिकली आवेश भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, तो हम कह रहे हैं ये विद्युत धारा है। तो आवेश ऐसे भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब जब आवेश भागेंगे तो ये सेल के पदार्थ के अंदर आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा, ये क्या है, ये वैद्युत अपघट्य है, ये क्या है, ये है वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, इसमें बेसिकली आयन्स होते हैं, है ना। अब उतना ज्यादा ये केमिस्ट्री में हम लोग इसको पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो वैद्युत अपघट्य क्या करता है, इसमें जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो धारा के मार्ग में रुकावट डालने का काम करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमको सेल के अंदर भी प्रतिरोध देखना पड़ता है, प्रतिरोध देखने को मिलता है धारा के मार्ग के लिए। समझ में आई है बात। तो इसे क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लिख सकते हैं इस बात को, आप लिखेंगे। विद्युत सेल के आंतरिक
पदार्थ द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर द्वारा निरूपित किया जाता है। बाकी सारी चीजें सेम है जैसे प्रतिरोध के लिए होती है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे, फिर आगे की बातों को करते हैं। चलिए, अब हमारे पास एक इक्वेशन टाइप आप मान सकते हैं इसको, एक रिलेशन होता है हमारे पास। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है जितनी भी चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं सबके बीच में एक रिलेशन बिल्डअप किया हुआ है। सबके बीच में क्या है, एक संबंध है, तो उसको लिखते हैं। ठीक है, रिलेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। जब हम किसी सेल को परिपथ में लगाते हैं तो उससे उससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सेल से होकर के जो आवेश है वो गुजरने लगते हैं। सेल जो है अपनी एनर्जी को प्रदान करता है किनको, आवेशों को, है ना। बेसिकली हम इसे कह सकते हैं V इज इक्वल टू E माइनस I R। एक समीकरण के द्वारा हम इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। देखो, मैं सारे प्रतीकों का मतलब बताता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं इस इक्वेशन में, ये भी आपको समझाता हूँ। हमसे बेसिकली बात की जा रही है, ये जो V है, V का मतलब है टर्मिनल विभव, ऐसे लिखेंगे इसे, जहां सेल का टर्मिनल वोल्टेज जो हमने पढ़ा था अभी, कैपिटल E जो है वो क्या है, EMF है। ठीक है, I क्या है, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान। ठीक है, एंड एट लास्ट स्मॉल r इज सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है जब सेल से होकर के धारा प्रवाहित होगी तो उस वक्त ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डायरेक्टली ईएमएफ से कम है। मैंने आपको यही बात बताई थी कि टर्मिनल वोल्टेज तब हम मेजर करते हैं जब परिपथ से होकर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। ईएमएफ हम तब मेजर करते हैं जब परिपथ से होकर कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो। ठीक है, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि जो V है, V के मान में E के मान से कमी आएगी। ये क्या रहेगा, कम रहेगा E के मान से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, E में से कमी हो रही है I इंटू R की। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला है, एक दूसरे रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर इसको दूसरे रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है ये भी आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, प्रतीकों के मतलब सेम रहेंगे। ठीक है, प्रतीकों के मतलब चेंज नहीं होंगे। V इज इक्वल टू E प्लस आई आर भी लिखते हैं। ठीक है,
प्लस आई आर कब लिखेंगे, प्लस आई आर कब लिखेंगे, v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर कब लिखेंगे, जब सेल को चार्ज यानी कि आवेशित किया जा रहा ठीक है, जब सेल को चार्ज किया जा रहा हो, आवेशित किया जा रहा हो चार्जिंग की प्रोसेस में, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। बात समझ में आ गई है। I इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन आर प्लस आर। क्यों, क्योंकि I क्या होता है, धारा, ओम के नियम से I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो V अपॉन आर होगा, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रतिरोध है वो दो प्रतिरोध है। वो कितने हैं, दो प्रतिरोध हैं, एक तो है कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है सेल, जो तार है उसके पदार्थ का प्रतिरोध है, और स्मॉल आर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस तरीके से हम लोग, ये ई क्या है, ये हमने बोला विभवांतर ही है। कब, जब सेल नया नया होगा, यानी कि सेल से होकर के कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई हो, ठीक। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। हमने देखा था आंतरिक प्रतिरोध को, आंतरिक प्रतिरोध के रिगार्डिंग ही हमारे पास एक कुछ पॉइंट्स और हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लास्ट पॉइंट में हम लोग उसको समझ लेते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन तीन चार बातों पर ही निर्भर करता है, उनको हम समझते हैं। नंबर वन, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड दो टर्मिनल्स, ठीक है, जो सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो आंतरिक प्रतिरोध के मान में कमी होगी। नेक्स्ट, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कितनी दूर है। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो उनके बीच लगने वाला जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, उसके कारण जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट, वैद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, जो पदार्थ सेल के अंदर भरा होता है, के सांद्रता या फिर की सांद्रता, इसके कंसंट्रेशन पर। अगर इसकी सांद्रता ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा, कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। लास्ट वन इज टेम्परेचर, तापमान पर। तापमान अगर ज्यादा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम रहेगा। अगर तापमान कम रहेगा तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। तो ये सारी बातें हैं आंतरिक प्रतिरोध के रिगार्डिंग, टर्मिनल वोल्टेज के रिगार्डिंग और ईएमएफ के रिगार्डिंग। सो ये था हमारे आज की क्लास। आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा। घर से इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करें। और हाँ, यहाँ पर जो चीजें बताई जा रही हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपके आगे का जो पार्ट होगा इस चैप्टर का उसको समझने में मदद करेंगे। तो इनको जो है जरूर ध्यान से समझें, लिखें, छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लिखें, कॉपी में पॉइंट्स बना करके, हाईलाइट करके, क्योंकि आगे चल करके जब आप इस चैप्टर में एडवांस हो रहे होंगे तो आप छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन्स होंगे आपको, वो यही चीजें आपको दूर करेंगी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, रिवीजन डेली कीजिए और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।